हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। आज हमने जो चैप्टर 3 है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, तो ध्यान से आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा पीछे वाला टॉपिक था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी हमारा डेनियल सेल वाला टॉपिक ही चल रहा था। उसमें कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि जो डेनियल सेल होता है वो किस प्रकार का सेल है, वो एक विद्युत रासायनिक सेल है। और हमने विद्युत रसायन जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारा डेनियल सेल है उसमें हमारा एक जिंक इलेक्ट्रोड होता है, एक कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। दोनों को हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं और एक सेल का निर्माण करते हैं। और वो सेल जो है पूर्ण रूप से नहीं होती जब तक हम उसमें लवण सेतु को नहीं जोड़ देते। क्लियर बात। तो वापस यहाँ पे अपने स्टार्ट करते हैं डेनियल सेल को। जो टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए थे वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो देखते रहिए यहाँ पर डेनियल सेल। देखो डेनियल सेल की अगर हम बात करते हैं ना, तो मैंने आपको कहा था कि एक तो हम लेंगे जिंक की छड़। जिंक की छड़ को ZnSO4 की विलयन में डुबाएंगे और एक लेंगे हम कॉपर की छड़। और कॉपर की छड़ को हम CuSO4 की विलयन में डुबो देंगे। और इसके मुंह को रुई की डॉट से इस तरीके से ढक देंगे, ठीक है। ये तो है आपका जिंक की छड़ और ये है आपका ZnSO4 का सॉल्यूशन या इसका विलयन। नेक्स्ट ये क्या है आपके पास, कॉपर की छड़ और ये है आपके पास CuSO4 का विलयन। इनको आपस में किससे जोड़ना है, आपने गैल्वेनोमीटर से जोड़ देना है, जो हमें बताएगा कि इसमें विभवांतर कितना है, ठीक है। तो ये बन चुका है हमारा पूरा सेल। तो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे हमारा सेल है उसमें जिंक जो है वो उसका तो क्या होता है ऑक्सीकरण, और जो कॉपर है इसका क्या होता है अपचयन होता है। क्योंकि जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर से पहले क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एनोड के रूप में तो कौन कार्य कर रहा है आपका जिंक। एनोड पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग रहा है, Zn+2 बना रहा है, ठीक है। ये मैं जल्दी से बता रही हूँ क्योंकि ये सारे टॉपिक्स पीछे मैं क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। दूसरा क्या आगे आपके पास, दूसरा आगे यहाँ पर कैथोड। कैथोड पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इसका क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन। और कैथोड के अंदर आपको जो कॉपर है वो क्या करेगा, Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu बनाएगा। क्लियर बात। अब इस चीज को समझना कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये आपके पास क्या है, जिंक की छड़ है। अब ये जिंक जो है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे त्यागेगा वैसे वैसे क्या बनाता जाएगा, इसके अंदर Zn+2 आयन बनाता जाएगा। क्लियर बात। देखो यहाँ पर ये छड़ किसकी है, जिंक की छड़ है। मैंने अभी आपको कहा कि जिंक क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बन जाएगा, Zn+2 बन जाएगा। अगर Zn+2 बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो जिंक की छड़ है वो धीरे धीरे, तो एक सोचने वाली बात है, जैसे जिंक अपने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागते क्या हो रहा है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर से इधर मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर मूव करेंगे तो जो जिंक की छड़ है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, वो धीरे धीरे आपकी खत्म होने लग जाएगी। क्लियर बात। तो ये धीरे धीरे अब क्या हो रही है, खत्म हो रही है, यानी डिस्ट्रॉय हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। क्लियर बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि Cu+2 जो बन चुका है, Cu+2 जो बन चुका है वो क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, ठीक है। Cu+2 अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो क्या बन जाएगा, Cu,
और ये Cu आपका कहाँ पर एकत्रित हो जाएगा, ये एकत्रित हो जाएगा आपके कॉपर की छड़ के ऊपर। ये कहाँ एकत्रित हो जाएगा, आपके कॉपर की छड़ के ऊपर, ठीक है। तो देखो एक चीज सोचने वाली है यहाँ पर कि आप अगर ध्यान से देखो तो इस विलयन के अंदर किसकी सांद्रता बढ़ रही है, इस विलयन के अंदर बढ़ रही है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। इस विलयन के अंदर आपकी Zn+2 की सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि जिंक जो है रिएक्शन होती रहेगी, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन त्यागते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, Zn+2 की सांद्रता बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर आपके ऐसे कई सारे क्या आ जाएंगे, Zn+2 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट अपने बात करें कि इस सॉल्यूशन के अंदर किसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। इस सॉल्यूशन के अंदर आपकी SO4-2 की सांद्रता बढ़ती जाएगी। किसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, SO4-2 की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, त्यागने का Zn+2 बना रहा है, और जो Zn+2 बन रहा है वो कहाँ आ जाएगा, आपके सॉल्यूशन में। और इस रिएक्शन के अंदर कॉपर की छड़ तो कार्य नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर विलयन किस चीज का है, CuSO4 का विलयन है। अब CuSO4 किस में टूटता है, तो मैं आपको बता दूं CuSO4 टूटेगा, यहाँ पर लिख देती हूँ CuSO4, ये टूटेगा आपका Cu+2 प्लस में SO4-2 में, इसी में टूटेगा। अब ये जो आपका Cu+2 बन रहा है वो क्या करेगा, यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा और कॉपर के रूप में इकट्ठा हो जाएगा कॉपर की छड़ पर। लेकिन SO4-2 अब क्या हो रहा है, आपके सॉल्यूशन के अंदर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब SO4 तो किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। जैसे जैसे Cu+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर की छड़ के ऊपर एकत्रित हो जाएगा, वैसे वैसे आपके SO4-2 की सांद्रता जो है वो आपके इस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ती जाएगी। समझ आई बात, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सिर्फ मैंने आपको इतना बताया, जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण Zn+2 की सांद्रता बढ़ाएगा इस वाले सॉल्यूशन में, लेकिन Cu+2 जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण इसके ऊपर आकर जमा हो जाएगा, तो आपके विलयन के अंदर किसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, SO4-2 की। अब धीरे धीरे अभिक्रिया चलती गई। जैसे जैसे अभिक्रिया चलती जाएगी आपके सॉल्यूशन के अंदर यहाँ SO4-2 की और यहाँ Zn+2 की सांद्रता बढ़ती जा रही है। अब एक टाइम ऐसा आता है जब यहाँ पर आपके Zn+2 की सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब Zn+2 की सांद्रता जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये और जिंक को जाने नहीं देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे यहाँ पर Zn+2 की सांद्रता जो है आपके सॉल्यूशन के अंदर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जिंक खत्म हो रहा है, यहाँ Zn+2 की सांद्रता बढ़ रही है। एक और जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, यहाँ पर Zn+2 की सांद्रता बढ़ रही है। एक और जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, यहाँ Zn+2 की सांद्रता बढ़ रही है। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलयन के अंदर Zn+2 की सांद्रता बढ़ती जा रही है। अब ये Zn+2 क्या हो चुके हैं, संख्या में बहुत ज़्यादा होने के कारण अब आपको पता है धनायन किसको प्रतिकर्षित करेंगे, धनायन को। तो यहाँ पर ये जो Zn+2 है ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, संख्या में हो जाने के कारण यहाँ और जिंक को इलेक्ट्रॉन त्याग के यहाँ आने नहीं देते, उसको प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, उसको प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो ये CuSO4-2 है, अब उसकी सांद्रता क्या हो चुकी है, सॉल्यूशन के अंदर बढ़ चुकी है। अब उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी तो ये Cu+2 को 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जाने नहीं देता। मतलब यहाँ पर SO4-2 क्या करेगा, Cu+2 को आकर्षित करेगा, आगे जाने नहीं देगा, और यहाँ पर Zn+2 क्या करेगा, और Zn+2 को आने नहीं देगा। यानी ये प्रतिकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा। ठीक है, अगर ऐसे प्रोसेस चलता रहा कि ये प्रतिकर्षित करे, ये आकर्षित करे, ये और Zn+2 ना बनने दे और इलेक्ट्रॉन को आगे जाने ना दे, और ये और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ना करने दे, तो अभिक्रिया तो यहीं रुक जाएगी, फिर तो हमारा सेल काम करने बंद कर देगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, लवण सेतु जो है हेल्प करता है। यहाँ पर आपका लवण सेतु क्या करेगा, काम करेगा। कैसे काम करेगा, तो ध्यान से सुनना। यहाँ जो आपका लवण सेतु है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ,
यहाँ जो आपका लवन सेतु है, देखो लवन सेतु के बारे में मोटी मोटी बातें ये है कि जो लवन सेतु है वो उल्टे यू आकार की नली है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें KCl अगार अगार जल NH4Cl जो है इनके सांद्र विलयन भरे होते हैं, ये सब नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। लेकिन लवन सेतु का जो कार्य है, अपने को मेन बात किस पे डिस्कस करना है, लवन सेतु के कार्य पर, ठीक है। तो जो लवन सेतु का कार्य है वो क्या होता है, पहली बात तो परिपथ को पूर्ण करना। पहली बात क्या है इसमें, अभी मैं आपको समझाती हूँ क्या चीज बता रही हूँ मैं। पहली बात है इसमें परिपथ को पूर्ण करना, परिपथ को पूर्ण करना। और जो दूसरी बात है वो है विद्युत की या जो आपके पास अवघट्य है इसकी उदासीनता बनाए रखना, ठीक है। या फिर मैं लिख देती हूँ सेल की विद्युत उदासीनता, सेल की विद्युत उदासीनता बनाए रखना। क्लियर बात। तो ये दोनों काम किसके होते हैं, ये दोनों काम लवन सेतु के होते हैं। और वो ये काम करता कैसे है, तो मैंने आपको जब अपने लास्ट जो अपने लेक्चर फर्स्ट अटेम्प्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लेक्चर फर्स्ट के अंदर कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन तक जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर होता है तो धारा का प्रवाह क्या होता है, बिल्कुल इसके अपोजिट। धारा का प्रवाह क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका धारा का प्रवाह। अब देखो इलेक्ट्रॉन और धारा का प्रवाह क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ते हो उसमें आपने परिपथ वगैरह जो है उसमें भी पढ़ा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उसमें आपने पढ़ रखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं और एक चक्कर पूरा लगाने के बाद विद्युत धारा बहनी शुरू हो जाती है और वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम ये जो जिंक की छड़ है वो किसकी भांति कार्य कर रहा है, वो आपके एनोड की भांति कार्य कर रहा है। किसकी भांति कार्य कर रहा है, एनोड की भांति कार्य कर रहा है। और एनोड जो है वो आपका क्या है, नेगेटिव। क्लियर बात। एनोड क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर जो आपके पास कॉपर की छड़ है ये आपके पास क्या है, कैथोड है। और कैथोड किसकी भांति कार्य करता है, पॉजिटिव। क्लियर बात। देखो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है, वो सीधे ये पूछेंगे डेनियल सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो कौन सा है यहाँ पर डेनियल सेल में, जिंक, ठीक है। डेनियल सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो कौन सा है, कॉपर। अगर आपसे पूछ ले धारा के वाहक कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, मतलब धारा किसके कारण बह रही है, वाहक कौन है उसका, इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको भी बताती रहूंगी। फिलहाल जो इसके टॉपिक्स होते हैं मेन वो समझो, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर मान लो इस परिपथ में मैंने लवन सेतु नहीं जोड़ा, अगर मैं लवन सेतु नहीं जोड़ती हूँ तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चले तो जाएंगे, लेकिन वो यहाँ से यहाँ कैसे आएंगे, जम तो कर नहीं सकते। तो इस इलेक्ट्रॉन को इससे यहाँ तक पहुँचाने के लिए कौन हेल्प करता है, लवन सेतु हेल्प करता है, ठीक है। तो पहली बात तो है परिपथ को पूर्ण करना, बिना लवन सेतु के आप परिपथ को पूर्ण नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, सेल की विद्युत उदासीनता बनाए रखना। अब सेल की विद्युत उदासीनता कैसी बनी रहेगी, सेल की विद्युत उदासीनता तभी बनी रहेगी ना कि जब ये SO4 की जो -2 की सांद्रता बढ़ रही है, इससे कोई धनात्मक आयन आके क्या कर दे, उदासीन कर दे। और अगर यहाँ पे जो Zn+2 की जो सांद्रता बढ़ रही है, यहाँ पर कोई ऋणात्मक आयन आके इसको उदासीन कर दे और ठोस के रूप में नीचे बैठ जाए, तब ये क्या हो जाएगा, वापस पहले जैसे वर्क करने लग जाएगा। आई थिंक बातें समझ आ रही है। मैं फिर बता देती हूँ कि लवन सेतु के अंदर देखो मैंने आपको पीछे बताया था, लवन सेतु के अंदर क्या क्या भरा होता है, लवन सेतु के अंदर अगार अगार जल भरा होता है, KCl भरा होता है। तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं KCl, क्या लेके चलते हैं पहले, KCl। KCl के अंदर क्या होता है, पोटेशियम पॉजिटिव होता है और क्लोरीन क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, ये तो आपको पता है। अब ये जो लवन सेतु है वो यहाँ पर कैसे वर्क करता है, तो आपको ध्यान में रखना है
ये वाला क्वेश्चन मैं रेज कर रही हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपका 2 मिनट रुको बस थोड़ा सा, हाँ अब देखो क्या हो रहा है कि जो आपका इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, KCl, क्या पाया जा रहा है, KCl। अभी मैंने आपको कहा यहाँ क्या बने, Zn+2 की सांद्रता बढ़ जा रही है। अब जितनी ज़्यादा Zn+2 की सांद्रता बढ़ती जाएगी, आपके Zn+2 और ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये Zn+2 जो है बाद में आने वाले Zn+2 को प्रतिकर्षित करेंगे। अब यहाँ पर अगर कोई ऋणात्मक आयन आता है और आकर इसको साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका उदासीन हो जाएगा। उदासीन होकर ठोस के रूप में नीचे बैठ जाएगा और ये अभिक्रिया वापस पहली तरह चलने लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ठीक यहाँ पर किसकी सांद्रता है, SO4-2 की। अगर यहाँ पर कोई धनायन आ जाता है और इसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, ठोस के रूप में इसको नीचे बिठा देता है, तो अब SO4-2 जो है वो CO+2 बनने से नहीं रोकेगा, यानी जो आपकी रिएक्शन है ये अगेन यानी आपकी जो पूरा सेल है पहले जैसा काम करने लग जाएगा। क्लियर बात। तो यहाँ पर देखना, अच्छे से देखना, अभी मैंने आपको क्या कहा, अब इस लवण सेतु के अंदर क्या है, एक तो K+ है और एक Cl- है। तो Zn+2 क्या करेगा, Cl- के अणुओं को लेगा और उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ रिएक्शन क्या होगी, सॉरी, यहाँ रिएक्शन क्या होगी कि जो Zn+2 है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, 2Cl- से, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2। क्या बन गया, ZnCl2। Zn+2 ने 2Cl- के साथ रिएक्शन किया, ZnCl2 बन गया। अब यहाँ पर जो Zn+2 की सांद्रता बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, अब वो क्या हो जाएंगी, अब वो उदासीन हो जाएंगी। किसके रूप में, वो उदासीन हो जाएंगी ZnCl2 के रूप में, यहाँ इसके नीचे एकत्रित हो जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद अपने बात करते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या बच गया, दूसरे वाले सॉल्यूशन में किसकी मात्रा बढ़ रही है, SO4-2 की। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, धनायन आएगा। जहाँ धनायन था वहाँ पे ऋणायन गया लवण सेतु से, और जहाँ ऋणायन है वहाँ लवण सेतु से क्या जाएगा, धनायन। यानी मैं बात करूँ तो Cl वाला तो पोषण कहाँ आ गया, यहाँ, और K वाला यानी पोटेशियम वाला यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये था, सॉरी, हाँ, 2K+ प्लस में SO4-2 K2SO4 ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो SO4 की सांद्रता बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, अब क्या होगी, उसकी सांद्रता कम हो जाएगी, यानी उसको K+ ने यानी पोटेशियम ने उदासीन करके नीचे एकत्रित कर दिया। तो इस तरीके से अब आपकी रिएक्शन जो है दोबारा सुचारू रूप से चलने लग जाएगी। किसके कारण, लवण सेतु के कारण। आई थिंक लवण सेतु वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो डेनियल सेल वाला पार्ट था ना, इसमें एक चीज और सुन ले। अब देखो मेरे हिसाब से पहले यहाँ तक समझ आ गया, तो पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो देखना दोबारा यहाँ पर डेनियल सेल के अंदर आपको पता है रिएक्शन हो रही थी एनोड पर और कैथोड पर, ठीक है। तो एनोड पर और जो कैथोड पर अभिक्रिया होती है, अभी जो इतना हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला हिस्सा, इस पूरे हिस्से में जो अभिक्रिया होगी उसे हम क्या बोलेंगे, अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है। और जो अगेन दूसरे वाले हिस्से पे रिएक्शन होगी, ये वाला हिस्सा, इसे अपने क्या बोलेंगे, अर्ध सेल अभिक्रिया। यानी जब हम एनोड के अंदर केवल रिएक्शन को देखते हैं या फिर केवल कैथोड के अंदर रिएक्शन को देखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया। तो अर्ध सेल अभिक्रिया तो मैंने आपको पीछे बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि अब इसके बाद हम याद करेंगे पूर्ण सेल अभिक्रिया या फुल सेल रिएक्शन। अब पूर्ण सेल अभिक्रिया के अंदर आपको क्या करना है कि जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उन सभी को एक साथ जोड़ दो, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जा रहा है उन सभी को एक साथ जोड़ दो। जोड़ने के बाद आपके क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो जस्ट आपका रिएक्शन क्या बचेगा, Zn+ में Cu+2, Zn+2 प्लस में Cu। तो ये जो आपकी रिएक्शन है इसे हम क्या बोलेंगे, फुल सेल रिएक्शन।
और इसी तरीके से आपका जो डेनियल सेल वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। हाँ, इस पे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल जो है इनका निरूपण बताइए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है आपका सेल का निरूपण बताइए। ठीक है, अगर हम सेल के निरूपण की बात करते हैं तो आपने क्या करना है सेल के निरूपण में, तो सबसे पहले आपने, ठीक है, एक तरफ लिखना है LHS। ठीक है, जिसे अपने क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा अपना क्या हो जाएगा RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी एक तो आप एक तरफ बताओगे आप लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन को और एक तरफ बताओगे आप राइट हैंड साइड वाले रिएक्शन को। ठीक है, और इन दोनों रिएक्शनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रही है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है लवण सेतु। तो यहाँ पर इस तरीके से टेढ़ी रेखा होती है और ये टेढ़ी रेखा बताती है किसको, लवण सेतु को। क्लियर बात। अब LHS जो है मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, इसमें एक तो है आपका एनोड, इधर हो जाएगा माइनस, और इधर क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। और जो आपका Zn है वो किसमें चेंज हो रहा है, Zn+2 में। क्लियर बात। यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो जो हो रहा है वो लिख देना है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा कैथोड, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है, यानी अपचयन की प्रक्रिया हो रही है। और यहाँ पर जो Cu+2 है वो किसमें चेंज हो रहा है आपका Cu में। किसमें चेंज हो रहा है, Cu में। तो अब आप एक चीज देखो कि अभी तक हमने 2 लेक्चर के अंदर जो चीज समझा डेनियल सेल के अंदर, वो सारा का सारा इतने से मैटर में आ गया। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है एनोड है, माइनस है, ऑक्सीडेशन है, Zn जो है वो Zn+2 में चेंज हो रहा है। ठीक है, और जो दूसरा है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड है, आपका कैथोड है, पॉजिटिव है, रिडक्शन हो रहा है, और Cu+2 Cu में चेंज हो रहा है। ठीक है, और दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रही है, लवण सेतु। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सेल का निरूपण बताइए, तो मैंने आपको समझा दिया है। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि अभी मैंने आपको जैसा कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाला एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको अपने पैड कोर्स के बारे में बताया था। तो 1 अगस्त क्या अभी से मेरा पैड कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो आप सभी जो बच्चे इच्छुक हैं इसके, उन बच्चों को मैं यही कहूँगी कि अगर नोट्स PDF चाहिए और आपको लेक्चर्स चाहिए, प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए और प्लस आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ मात्र कितने रुपए में, मात्र इतने के शुल्क में आपको पूरा पैड कोर्स मिल जाएगा। और आपको पता है ये कुछ नहीं होते। देखो हमारा मेन मकसद है कि बच्चों को, अब लॉकडाउन के कारण आपको पता है बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के कारण कोचिंग वगैरह नहीं खोल पा रहे, टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन इसीलिए बढ़ाया जा रहा है। और जो मरीज है कोरोना के उसको देखते हुए, तो मैं यही कहूँगी हम जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप पूरी ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ पढ़े और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाए। और कई बच्चे मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि मैम मेरे जो 10th है उसमें इतने % थे, तो मैं 12th में इससे भी अच्छे लाना चाहता हूँ। मैं उन बच्चों को ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी कि ज़रूर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। और आप वीडियो से जुड़ते रहे, प्रत्येक वीडियो को देखिए। और जिन बच्चों को इन वीडियो से भी कंप्लीट मतलब आपको, क्योंकि कई बच्चों को नोट्स भी चाहिए, PDF भी चाहिए, नोट्स PDF के रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो जरूर ड्रीम क्लासेस में जाकर इस पैड कोर्स को ज्वाइन करें। क्या बताया मैंने आपको, ड्रीम क्लासेस में जाकर इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, और मात्र 300 शुल्क है, वो भी पूरे साल का। तो ये कोई ज़्यादा शुल्क भी नहीं है, आप इसको आराम से भर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, मैं ये नहीं बोली कि सारे बच्चे जाए करें, जिनको हर एक चीज़ सारी फैसिलिटी चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे वाले टॉपिक की बात करेंगे। आई थिंक ले लिया होगा आपने अभी तक स्क्रीनशॉट। और
ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। रेस कर देती हूँ मैं इसे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या चीज है? तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ जल्दी से, फिर मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? जब किसी धातु की छड़ को उसी के बने विलयन में डुबोया जाता है तो धातु आयनों व इलेक्ट्रॉन्स के मध्य विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर आपके दो टाइप आते हैं। एक तो होता है आपका ऑक्सीकरण विभव, एक होता है आपका अपचयन विभव। इसके कितने टाइप है? 2 टाइप है। पहला क्या है आपका? ऑक्सीकरण विभव। ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका? अपचयन विभव। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आ जाएगा, धातु व धातु आयनों के मध्य, सॉरी मैं इसको भी सही कर देती हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? धातु व धातु आयनों के मध्य, धातु व धातु आयनों के मध्य उत्पन्न विभव को, ठीक है, उत्पन्न विभव को, सॉरी थोड़ा सा फास्ट पता नहीं चला मुझे। उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है। ये बन गया आपकी पूरी डेफिनेशन एक्यूरेट। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। देखो, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहा जा रहा है? तो ध्यान से सुनना। जब किसी धातु की छड़ को उसी के बने विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी के बने विलयन में डुबोएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? तब आपका जो इलेक्ट्रोड है वो तैयार हो जाएगा। पहली बात ये। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के बने विलयन में डुबोया जाता है तो धातु व धातु आयनों के मध्य उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव की। ठीक है। तो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव की बात करते हैं। तो ऑक्सीकरण विभव किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण विभव कहते हैं कि जब कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जब कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण विभव। ठीक है। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देती हूँ। धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तो इसमें अपने ले सकते एग्जाम्पल के रूप में, कोई भी मेटल है, मेटल क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है। जैसे जिंक था ना, पीछे आपने पढ़ा था कि जो जिंक है वो क्या कर रहा है? Zn+2 बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो सेम वही प्रोसेस है। तो वहां पर जिंक क्या था? एक ऑक्सीकरण विभव की भांति कार्य कर रहा था। तो आप ये लेके चल सकते हो, कॉमन है क्योंकि मेटल लिखा है, मेटल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जिंक को, Ag भी आ सकता है। ठीक है। तो अपचयन विभव क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण
होने पर उत्पन्न विभव को अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका मेटल है उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो विभव उत्पन्न करेगा उसे अपने क्या बोलेंगे, अपचयन विभव। ठीक है, और पीछे अपने सेम एग्जांपल लेकर चल रहे थे, कौन सा, Cu+2, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था और क्या बना रहा था, Cu बना रहा था। क्लियर बात है, तो ये चीजें जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो सीधी सी बात है, अगर आप धातु द्वारा ना भी लिखते हो तो भी चल जाएगा, आप सीधे लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, और अपचयन विभव किसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उत्पन्न विभव को अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट।